अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की लैब में हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट्स क्या हैं और फिर हम एंड पे कुछ लैब टास्क करेंगे और हर इंस्ट्रक्शन सेट के साथ मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े हुए हैं, तो उनकी एग्जांपल्स आप लोगों ने पहले की भी हैं, मैंने आपको करवाई भी हैं। तो जो चीज़ें न्यू हैं मैं उनकी एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन सेट में सबसे पहले आती है मूव की स्टेटमेंट। तो ये बहुत कॉमन है, अभी तक हम यही यूज़ करते आ रहे हैं। मूव में क्या होता है, हम अपने डेटा को मूव करवाते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब वो वेरिएबल्स क्या हैं, वो दोनों रजिस्टर्स भी हो सकते हैं या फिर उसमें से एक रजिस्टर और एक आपके पास वैल्यू भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले मूव का कीवर्ड आता है, फिर आपकी डेस्टिनेशन आती है और फिर आपका सोर्स आता है। जो डेस्टिनेशन होती है इसमें वो चीज़ सेव हो जाती है और जो चीज़ आपने सेव करवानी है वो कॉमा के साथ हम सेकंड नंबर पे लिख देते हैं। इसके ऑपरेंड्स में दोनों रजिस्टर भी हो सकते हैं, इमीडिएट वैल्यू हो सकती है। रजिस्टर के केस में होगा मूव AX BX। इमीडिएट वैल्यू में क्या होगा, एक रजिस्टर होगा और सेकंड आपके पास कोई वैल्यू हो सकती है। थर्ड में मेमोरी आ सकता है, मेमोरी में AX और एड्रेस के ऊपर जो भी या उस रजिस्टर की मेमोरी जो है वो हम सेव करवा सकते हैं। फिर इमीडिएट मेमोरी आप हम सेव करवा सकते हैं, लाइक एक वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू सेव करवा दें और फिर एक वेरिएबल के अंदर हम रजिस्टर की वैल्यू सेव करवा दें। तो ये इसके पॉसिबल डेस्टिनेशंस एंड सोर्स कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। बोथ रजिस्टर, एक रजिस्टर एक इमीडिएट वैल्यू, एक रजिस्टर एक मेमोरी, एक मेमोरी और एक इमीडिएट वैल्यू, एक मेमोरी और एक रजिस्टर। ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं मूव की स्टेटमेंट के साथ। फिर आ जाती है ऐड की इंस्ट्रक्शन। ऐड की इंस्ट्रक्शन हमने की हुई है। इसमें क्या होता है, ऐड का कीवर्ड आता है और फिर साथ डेस्टिनेशन आती है और फिर सोर्स आता है। अब जो भी इनका आंसर होता है वो हमारे पास डेस्टिनेशन में सेव हो जाता है। इसके भी कुछ कम्बिनेशन हैं, रजिस्टर को ऐड करवा सकते हैं इमीडिएट वैल्यू के साथ, रजिस्टर को ऐड करवा सकते हैं रजिस्टर के साथ, रजिस्टर को ऐड करवा सकते हैं किसी वेरिएबल के साथ या किसी एड्रेस के ऊपर जाके उस वैल्यू के साथ, या फिर वेरिएबल या किसी मेमोरी के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है, किसी एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है उसको हम रजिस्टर के साथ ऐड करवा सकते हैं। और इसकी भी एग्जांपल हमने की भी हैं पिछली लैब्स में। जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो होता है डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू डेस्टिनेशन प्लस सोर्स। तो जो भी आंसर होता है वो हमारे पास डेस्टिनेशन पे जो भी वेरिएबल है या फिर रजिस्टर है उसके अंदर सेव हो जाता है। इसकी एक वेरिएशन है ADC, ऐड विद कैरी। तो इसमें क्या होगा, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन प्लस सोर्स प्लस कैरी। अगर आपके पास कैरी फ्लैग ऑन हुआ है और उसके अंदर कोई वैल्यू आई भी है तो वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। ये वाला फिनोमिना हम तब यूज़ करेंगे, अभी तक हमने जो एडिशन की है वो जस्ट लेस देन 10 तक हम एडिशन कर सकते हैं अगर उनका आंसर लेस देन 10 हो। अगर आंसर लेस ग्रेटर देन 10 आ जाए या इक्वल टू 10 आ जाए तो वो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हम आस्क की वैल्यूज़ यूज़ कर रहे थे। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं एक ऐड की, तो इसमें क्या हो रहा है, हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और फिर उसमें 48 ऐड कर रहे हैं। 48 आस्क की होती है ज़ीरो की, तो हम 48 से 57 तक जा सकते हैं टू गेट 0 to 9 वैल्यूज़। तो अगर हमारा आंसर 9 से बड़ा हो, 10 11 एंड सो ऑन, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें कैरी फ्लैग सेट करना होता है।
कैरी फ्लैग आपका सेट होगा, फिर हम उस कैरी फ्लैग को भी ऐड करवाएंगे अपने सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ। ये हम नेक्स्ट लैब में या उससे नेक्स्ट लैब में करेंगे। तो लेस देन 10 वाली ऐड की कंडीशंस या सिंपल ऐड वाली कंडीशन हमने की हुई है। एडीसी हम तब यूज़ करेंगे जब हम ग्रेटर देन 10 को का जो आंसर है उसको यूटिलाइज करने की या उसको गेट करने की कोशिश करेंगे। फिर सब की इंस्ट्रक्शन है, सब का भी वही सेम सिंटैक्स है जो हमारे पास ऐड का था, डेस्टिनेशन और सोर्स। डेस्टिनेशन में से सोर्स हमारे पास माइनस होता है और आंसर जो है वो डेस्टिनेशन में सेव हो जाता है। तो दैट मीन्स डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन माइनस सोर्स। इसके जो ऑपरेंड्स हैं वो सेम एडिशन की तरह हैं, ये वाले रजिस्टर इमीडिएट हो सकता है, रजिस्टर रजिस्टर, रजिस्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर। और इसकी भी वेरिएशन वही वाली है, SBB। इसमें क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमारे पास कैरी नहीं होता, हमारे पास हमें बोरो करनी होती हैं चीज़ें, तो इसकी वेरिएशन जो है वो सब की जगह पे SBB हो जाएगी। और उसकी इक्वेशन फिर बनेगी डेस्टिनेशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन माइनस सोर्स माइनस कैरी, या फिर इसको आप बोरो भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सेव हमेशा कैरी फ्लैग नहीं होगा, लेकिन हम इसको SBB कहते हैं, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। इंक्रीमेंट आपके पास होता है +1 करने के लिए, डिक्रीमेंट आपके पास होता है -1 करने के लिए। और इनका फॉर्मेट क्या है, INC का कीवर्ड आता है और आगे आपका ऑपरेंड आएगा जहाँ पे भी आपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। तो इंक्रीमेंट के केस में आप INC लिखेंगे, डिक्रीमेंट के केस में आप DEC लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप किसी भी वेरिएबल पे कर सकते हैं, किसी भी मेमोरी एड्रेस पे कर सकते हैं, या फिर किसी रजिस्टर के ऊपर कर सकते हैं। देन आ जाती हैं आपके पास div की इंस्ट्रक्शन। डिवीजन आप कैसे करते हैं, इसका फॉर्मेट है कि div और सोर्स। हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि हम किसी भी प्रोग्राम पे डिवीजन कैसे करेंगे। जो हमने डिवीजन करनी है उसमें भी सेम हमारे पास वही फिनोमेना है कि आपके पास दो चीज़ें आएंगी, एक क्वोशंट आएगा और एक आपके पास होगा रिमाइंडर। अब हम जो अभी कोड लिखेंगे डिवीजन का, वो काम आएगा या वो वैलिड होगा उन सब नंबर्स पे जिनका क्वोशंट या रिमाइंडर लेस देन 10 हो। अभी तक हम जो भी काम कर रहे हैं वो उन डिजिट्स के ऊपर कर रहे हैं जिनकी वैल्यूज, जिनके आंसर्स लेस देन 10 हो। तो div के केस में हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों लेस देन 10 हो, तभी ये वाला कोड रन होगा। ग्रेटर देन 10 के लिए कैसे करना है वो हम नेक्स्ट फ्यू लैब्स में देख लेंगे। तो डिवीजन का हमारे पास मैंने आपको सिंटैक्स क्या बताया है कि div का आएगा आपके पास कीवर्ड और साथ आएगा सोर्स, राइट। ये आपके पास डिवीजन का फॉर्मेट है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। मॉडल मैंने यूज़ किया स्मॉल स्टैक 100h। डेटा में मैंने दो वेरिएबल्स अनइनिशियलाइज्ड डिफाइन कर दिए, एक Q फॉर क्वोशंट एंड R आउट फॉर रिमाइंडर। दोनों की डेटा टाइप DB है और दोनों को मैंने अनइनिशियलाइज्ड छोड़ा हुआ है। डॉट कोड के सेगमेंट में मेन प्रोग को स्टार्ट किया। अब AX के अंदर मैंने मूव करवाया 99, BL के अंदर मैंने मूव करवाया 99। इसको मैं AL ही कर देता हूँ क्योंकि ये 8 बिट है तो इसको भी 8 बिट ही होना चाहिए। अब AL के अंदर है 99, BL के अंदर है 99। अब जब मैं div BL करूँगा तो दैट मीन्स BL सॉरी BL इसको डिवाइड करेगा।
तो इसकी जो सिंपल फॉर्म बन जाएगी वो बनेगी AL डिवाइडेड बाय BL। इस लाइन की जो आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, राइट। ये वाली जो लाइन है अगर मैं इसको इसके सामने ही लिख दूँ तो ये इस तरह से होगी। इससे कमेंट हो रहा है तो ये वाला चीज़ नहीं रन होगी। आपके पास जब हम div BL करेंगे तो दैट मीन्स AL में जो भी कुछ है BL डिवाइड करेगा। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करेंगे और ये वाली आपके पास स्टेटमेंट रन होगी तो इसके दो आंसर्स आएंगे। एक आपके पास आएगा क्वोशंट और एक आएगा रिमाइंडर। ठीक है, जब हम div BL की हमारा जो कंपाइलर है ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो आपके पास एक आएगा क्वोशंट और एक आएगा रिमाइंडर। इसका आंसर क्या आएगा जब हम 99 डिवाइडेड बाय 99 करेंगे तो इसका क्वेश्चन क्या आता है 1, और अगर मैं q इज इक्वल टू 1 करूँ और रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर इसका कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 एज अ क्वोशंट, 0 एज अ रिमाइंडर। अब ये सेव कहाँ पे होंगी, ये होंगी इस रजिस्टर के अंदर सेव। आपका जो AL है उसमें आपका आएगा कैरी और AH के अंदर आपका आएगा रिमाइंडर। इस रजिस्टर के AX जो रजिस्टर है उसमें हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो वो सेव हो जाता है। तो AX के AL के अंदर आपके पास सेव होगा क्वोशंट और AX के AH के अंदर आपका सेव होगा रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मूव करवा दिया अपने Q वेरिएबल में AL दैट इज क्वोशंट और मूव करवा दिया R के अंदर AH दैट इज रिमाइंडर। अब हमारे दोनों वेरिएबल्स पॉपुलेट हो गए तो हमें क्या करना है, अब इनको शो करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, DL के अंदर मूव करवाया Q को। ठीक है, तो वो अब कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू के अगेंस्ट, उस आस्की वैल्यू के अगेंस्ट जो भी चीज़ है वो पड़ी है, वो स्माइली हो सकती है, वो कोई भी सिंबल हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट हो सकता है। अब हमें क्या करना है, उसमें 48 ऐड करना है। 48 ऐड क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया हुआ है कि क्योंकि 0 की जो आस्की वैल्यू है वो 48 है, तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं 48। 2 का सिग्नल भेजा फॉर टू प्रिंट एनीथिंग विच इज़ इन DL और इंटरप्ट भेजी 21H की। तो हमारे पास क्वोशंट जो है वो प्रिंट हो गया। फिर हमें रिमाइंडर प्रिंट करवाना है। रिमाइंडर प्रिंट करवाने के लिए हमने रिमाइंडर को DL में लोड करवाया, DL में ऐड किया 48, सिग्नल भेजा 2 का और इंट 21H। देन गेट CH के लिए हमने यूज़ किया AH, 4CH एंड 21H। अब क्या होगा, हमारे पास आंसर कैसे आएगा, हमारे पास लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन के अंदर 1 एंड 0, तो हमारे पास 10 लिखा हुआ आएगा। रन करते हैं डॉस, माउंट CC कॉलन MP C मेसन div.asm, कोई एरर नहीं है। फिर हम करेंगे लिंक div.obj and then div.asm। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1 एंड 0। 1 इज फॉर क्वोशंट, 0 इज फॉर रिमाइंडर। अब ये हम पे है कि हम इसको किस तरह से शो करवाना चाहते हैं। अगर हम इसको पॉइंट्स की फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो हमने सबसे पहले क्वोशंट को लिख दिया और इनके दरमियान में हम एक डॉट प्रिंट करवा देंगे। DL में मूव करवाया
डॉट 48 हमें ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है, और डॉट को प्रिंट किया, फिर हमारे पास रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले क्वोशंट प्रिंट होगा, फिर एक डॉट प्रिंट होगा, और फिर हमारे पास रिमाइंडर प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से मेंशन करूं, लिंक एंड डिव करूं, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 1.0। तो यही हमारा आंसर था, क्योंकि जब आप 99 को 99 के साथ डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 1 आता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.0 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप डिवीजन कर सकते हैं उन नंबर्स की जहाँ पे क्वोशंट और रिमाइंडर जो है वो लेस देन 10 आ रहे हों। इसकी भी एक हमारे पास वेरिएशन है आई डिव, अगर यहाँ पे लिखी भी हो कहीं पे, नहीं लिखी भी, तो आई डिव हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू जब आती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो वो जब हम तब करेंगे जब मैं आपको ग्रेटर देन 10 की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करवाऊंगा, तो उसके साथ ही मैं आपको माइनस वाला केस भी करवा दूंगा। फिर हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन। इसका भी जो फॉर्मेट है वो सेम है, MUL का कीवर्ड है और साथ सोर्स हमारे पास आ जाता है। ठीक है, इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वोशंट और रिमाइंडर के दो वेरिएबल मैंने अनइनिशियलाइज्ड डिफाइन कर दिए, मूव करवाया AL के अंदर 7, BL के अंदर 2, और मल्टीपल MUL करवाया BL का। अब क्या होगा, ए इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ BL मल्टीप्लाइड बाय AL, राइट, BL मल्टीप्लाई बाय AL। अब जैसे ही हम मल वाली मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, चलाएंगे, लिखेंगे या एग्जीक्यूट होगी, तो इसका AAM हमारे पास क्या है, एडजस्ट AX आफ्टर मल्टीप्लाई, एडजस्ट AX आफ्टर मल्टीप्लाई, एडजस्ट AX आफ्टर मल्टीप्लाई। तो जब ये आपके पास कॉल होगा, और ये वाला फंक्शन हमेशा तब कॉल होगा और हमेशा सिर्फ तब कॉल होगा जब आप मल्टीप्लिकेशन की कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन की कमांड रन करेंगे तो आप AAM का फंक्शन कॉल करेंगे, एडजस्ट AX आफ्टर मल्टीप्लाई। जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो इसमें वही वाला काम होगा जो हमारा डिवीजन में हुआ था, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस होगा, डिवीजन में हमारे पास क्वोशंट आ रहा था AL के अंदर, रिमाइंडर आ रहा था AH के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वोशंट AH में आएगा, रिमाइंडर AL में आएगा। ठीक है, क्वोशंट किस में आ रहा है, AH में, रिमाइंडर हमारे पास AL में आएगा, जबकि डिवीजन में हमारा क्वोशंट AL में था, रिमाइंडर AH में था। तो हमने क्वोशंट को मूव करवा दिया, AH में जो था वो Q में मूव करवा दिया, AL में जो हमारे पास आया वो हमने R में मूव करवा दिया। अब हमें Q को भी प्रिंट करवाना है और R को भी प्रिंट करवाना है। तो Q को प्रिंट करवाने के लिए पहले Q को मूव करवाया DL में, उसमें 48 ऐड किया, 2 का सिग्नल भेजा, इंटरप्ट की, फिर R को मूव करवाया DL में, 48 ऐड करवाया, 2 का सिग्नल भेजा और इंटरप्ट भेजी 21H की, देन गेट CH के लिए 4CH एंड इंटरप्ट 21H।
तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे मैं CLS कर लेता हूँ क्लियर करने के लिए। mul.asm टर्मिनेटर, कोई एरर नहीं है, सॉरी लिंक mul.obj टर्मिनेटर हो गया एंड mul.elc। हमारे पास आंसर आ रहा है 14। ठीक है, अब क्या था, जब हमने इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कैसे होता है जी, एक आ जाते 4 और एक आ जाते 1। तो 4 हमारे पास आ रहा था हाई पार्ट में, सॉरी 4 आ रहा था हमारे पास लो पार्ट में और 1 आ रहा था हमारे पास हाई पार्ट में, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं। तो अब आपके पास जो राइट वाला डिजिट है, जैसे कि अगर इस एग्जाम्पल को देखें हम, जो राइट वाला डिजिट है वो आपका किस में आ रहा है जनाब, क्यू में, और जो हमारे पास लेफ्ट वाला डिजिट है वो आपके पास आ रहा है आर में। तो हम पहले ए एच को प्रिंट करवाएंगे और फिर ए एल को प्रिंट करवाएंगे, तो आपके पास जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो आपके पास 1 एंड 2 आंसर आ रहा है। 2 आपके पास ए एच में सेव था, 1 आपके पास ए एल में सेव था। सॉरी 2 आपके पास ए एल में सेव था और 1 आपके पास ए एच में सेव था। तो आपने उन दोनों को प्रिंट करवा दिया, तो अब जो भी आपका आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके लिए भी वही दोनों वो केस है कि आपका जो ए एच और ए एल के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर देन 10 ना हो। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे जो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो कर सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 9। आई डोंट नो अगर कि ये होगी या नहीं होगी। यस 11 मल्टीप्लाई बाय 9, तो मैक्सिमम हम ये वाली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर हम ग्रेटर देन 100 जाएंगे तो हमारी जो ये वाला केस है 48 ऐड करने वाला वो वायलेट हो जाएगा। तो किसी एक नंबर की जगह पे हमारे पास जो है स्पेशल कैरेक्टर आ जाएगा कोई, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, तो आप जो इस कोड से मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वो 11 मल्टीप्लाई बाय 9 या फिर उसका आंसर 99 ही हो सकता है। राइट, तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऐड इंस्ट्रक्शन, सॉरी एंड इंस्ट्रक्शन। एंड में आपके पास फॉर्मेट क्या है, एंड का कीवर्ड आएगा, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। अब एंड हमारे पास लॉजिकल जो है वो ऑपरेशन है। एंड में क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास अगर बाइनरी हो 10110011, एक बिट की बाइनरी है इस तरह की, और इसके नीचे है 001011101। ठीक है, एक आपके पास a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस है। तो इन दोनों का एंड क्या होगा, एंड में होता है कि जब आपके पास बोथ बिट्स सेम हो तो आपके पास 1 होता है, अदरवाइज आपकी जो बिट है वो ऑफ रहती है। तो जहाँ पे ऑफ रहेगी 00 सेम है तो 0 आएगा, 11 सेम है तो 1 आएगा, 00001। तो हमारे पास इन दो नंबर्स का, इन दो बाइनरीज का जो आंसर है वो ये आया। ठीक है, और में क्या होता है, और का ऑपरेशन अगर हम करें तो जहाँ पे भी अगर 1 है तो
1 होगा, अगर ज़ीरोज़ हैं तो 0 होंगी। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो कैसे आएगा, 1 एंड 0 का और 1 0 0 0 1 1 का और 1 1 1 1 1 1। तो इसका हमारे पास आंसर आएगा ये। इसी तरह से एक्स और का एक ऑपरेशन है। एक्स और में क्या होता है, जब हमारे पास बिट्स डिफरेंट हों तो वो ऑन होता है, सेम बिट पे वो ऑफ होगा, सेम बिट पे वो ऑफ होगा। तो डिफरेंट बिट्स है ऑन, सेम बिट है ऑफ, सेम बिट है ऑफ, डिफरेंट बिट है 1, डिफरेंट बिट है 1, डिफरेंट बिट है 1, डिफरेंट बिट है 1 एंड सेम बिट है ऑफ। तो ये 3 ऑपरेशन हैं जो असेंबली में यूज़ होते हैं, एंड का, और का और एक्सॉर का। और तीनों का जो फॉर्मेट है वो सेम है, एंड, डेस्टिनेशन एंड सोर्स। ठीक है, इसका ऑपरेशन देख लेते हैं हम। प्रोग्राम ए एल के रजिस्टर में मैंने एक बाइनरी नंबर सेव करवाया और 8 बिट बाइनरी है, और ये बाइनरी किसकी है जी, 1 की बाइनरी है। ठीक है, और फिर बी एल में मैंने मूव करवाया 3 की बाइनरी, 1 1 3 की बाइनरी होती है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे करता हूँ एंड, या फिर एंड, क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों का एंड क्या होगा, हमारे पास जस्ट, क्योंकि ये दोनों बिट्स सेम है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 zeros एंड एंड पे 1, क्योंकि ये दोनों बिट्स सेम थी तो इसका आंसर आया ये। दैट मीन्स कि अगर हम 1 एंड 3 का एंड लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। वो हमारे पास सेव हो जाएगा डेस्टिनेशन वाले रजिस्टर में, विच इज़ बी एल। बी एल को हमने मूव करवाया डी एल के अंदर। अब हमारे पास 1 वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 1 में ऐड करवा देंगे 48, 2 का सिग्नल भेजेंगे उसको प्रिंट करने के लिए, इन 21H 4CH एंड इन 21H फॉर गेट CH। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 1 की बाइनरी एंड 3 की बाइनरी का एंड हमारे पास 1 आएगा। सेव किया, लॉजिकल मेजम लॉजिकल डॉट ASM, कोई एरर नहीं है, लिंक लॉजिकल डॉट OBJ टर्मिनेटर लॉजिकल। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1 1 और 3 का एंड हमारे पास 1 आएगा। अगर मैं इसको करूं और, तो और के केस में क्या होगा, ये भी ऑन होगा और ये दो बिट्स भी ऑन होंगी। तो दैट मीन हमारे पास आएगा आंसर 1 एंड 1। तो इस केस में हमारा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 3। 1 1 की जो बाइनरी है ये किसकी बाइनरी होती है, 3 की। सेव किया, मेजम लिंक लॉजिकल, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3। और अगर हम एक्स और की बात करें तो इन दो का एक्स और क्या होगा, जहाँ पे डिफरेंट बिट्स हैं तो ऑन अदरवाइज ऑफ। सॉरी, तो सेकंड लास्ट बिट जो है वो ऑन होगी और लास्ट बिट हमारी ऑफ हो जाएगी। और ये बाइनरी है आपके पास 2 की। तो इसको सेव किया और जब मैं इसको दोबारा रन करूँगा, मेजम लिंक एंड लॉजिकल, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये अपने जो ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड का, और का और एक्स और का, ये परफॉर्म कर सकते हैं इन असेंबली लैंग्वेज।
देन है हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का कंसेप्ट। इनका फॉर्मेट क्या है, हम कौन सी शिफ्ट करनी है वो लिखते हैं, आइदर SHR और SHL, देन डेस्टिनेशन और फिर शिफ्ट कितनी करनी है। इसका मतलब है कि हमने एक बिट को या तो राइट शिफ्ट करना है या फिर हमने लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट। इसको देख लेते हैं। मैंने मूव करवाया AL के अंदर ये वाली बाइनरी, AL को राइट शिफ्ट करवाया 1 और फिर हमने सेम उसी तरह से अपना जो आंसर है उसमें 48 ऐड करवा के 2 जो है सिग्नल भेजा प्रिंट के लिए और गेट सी एच के लिए 4ch का सिग्नल भेजा। तो जब हम इसको रन करेंगे मेसम shr.asm लिंक shr.obj shr, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 क्यों आया, जब हमने इसको राइट शिफ्ट किया तो इसकी ये वाली बिट ख़त्म हो गई और इसके साथ एक और 0 आ गया। तो इस स्टेटमेंट के बाद हमारे पास जो ये नंबर था ये क्या हुआ, ये वाला 1 ख़त्म हो गया क्योंकि राइट शिफ्ट हुआ तो ये ख़त्म हो गया और इसकी जगह पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक 0 और लग गया तो 8 बिट हो गया। और ये वाली अब जो बाइनरी है ये किसकी बाइनरी है 3 की, तो वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ 0 0। अच्छा, अब ये वाला भी काम जहाँ पे भी हम 48 ऐड कर रहे होंगे अपने आंसर में तो ये अंडरस्टूड है कि ये वाले जो लॉजिक्स हैं, ये वाले जो प्रोग्राम हैं, ये सिर्फ उन केसेस पे चलेंगे जहाँ पे आपका जो आंसर है वो लेस देन 10 आ रहा है, क्योंकि 48 ऐड करने का मीन्स अगर हम 48 में 9 ऐड करेंगे तो वो 57 और 57 हमारे पास आस्की होती है 9 की। तो जब हम 58 की आस्की पे जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे हमारे पास एक सिंबल आ जाए या कोई अल्फ़ाबेट आ जाए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे किया AL के अंदर ऑल दीज एंड पे 1, ये आस्की है हमारे पास 1 की। अब जब हम इसमें SHL करेंगे इसके अंदर 1 बिट तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ से एक जो बिट है वो ख़त्म हो जाएगी। सॉरी, ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। हमारे राइट साइड पे एक 0 की पैडिंग हो जाएगी, 0 आपका ऐड हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे जो आपकी हाईएस्ट बिट है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास आएगा 6 zeros 1 और फिर 0 की पैडिंग। अब ये इसकी बाइनरी है 2 की, तो हमारे पास रिटर्न होना चाहिए 2। सेव किया SHR को मेसम लिंक और जब उसको रन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। तो इस तरह से आप 2 बिट्स को शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे 2 दफ़ा शिफ्ट लेफ्ट करना होता तो मैं क्या करता, जो ये वाली कमांड है इसको 2 दफ़ा चलाता, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दफ़ा उसने शिफ्ट लेफ्ट किया इसके अंदर और AL के अंदर हमारे पास आ गया ये। अब AL के अंदर ही हम दोबारा कर रहे हैं शिफ्ट लेफ्ट, तो यहाँ पे एक 0 ऐड होगी, यहाँ से एक 0 रिमूव हो जाएगी। तो अब ये बाइनरी बन रही है 4 की। तो हमारे पास इस प्रोग्राम के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 4। मेसम लिंक SHR, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है
4। अगर मैं एक और बार शिफ्ट लेफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड होगा और लास्ट से एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा। तो इस केस में हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 8। 1,000 हमारे पास जो आस्की होती है वो 8 की है। तो मैं यहाँ पे मेजम लिंक SHR, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। वो लेफ़्ट शिफ्ट भी हो सकता है, वो राइट शिफ्ट भी हो सकता है। और इसका जो सिंटैक्स है वो यही है कि डेस्टिनेशन और कितनी आपने शिफ्टिंग करनी है, हमें 1 की करनी है, तो डेस्टिनेशन जो भी होगी उसके अंदर 1 शिफ्ट हो जाएगी। वो लेफ़्ट पे हो सकती है, वो राइट पे हो सकती है। देन कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन हमने पहले पढ़ी हुई है जब हमने लूप्स को इम्प्लीमेंट किया था। कंपेयर क्या करता है, आपकी डेस्टिनेशन और सोर्स को कंपेयर करता है और उसकी उस इन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अपने फ्लैग्स को सेट करता है। अगर तो दोनों इक्वल हैं तो आपके पास ज़ीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा, अदरवाइज ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ फ्लैग्स हैं जो सेट हो सकते हैं। ऑफसेट फ्लैग है, साइन फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है और कैरी फ्लैग है। तो ये वाले फ्लैग सेट हो सकते हैं अपॉन दिस इंस्ट्रक्शन। तो इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ओवरफ्लो फ्लैग, साइन फ्लैग, ज़ीरो फ्लैग और कैरी फ्लैग सेट हो सकते हैं। तो ये हमने किया हुआ पहले, तो इसकी मैं एग्जांपल नहीं करवा रहा आपको। अनकंडीशनल जंप है। दो तरह के जंप्स मैंने आपको बताए हुए हैं, एक कंडीशनल होता है और एक अनकंडीशनल होता है। अनकंडीशनल में हम जस्ट अपना टारगेट बता देते हैं कि जस्ट उस जंप पे, उस सेक्शन पे जंप कर जाओ, दैट्स इट। अगर हमारे पास उसके दरमियान में 3 या 4 स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ जंप JMP ऑन दिस, ठीक है, और मेरा दिस का जो सेक्शन है वो है यहाँ पे। अब जब आपकी ये वाली इंस्ट्रक्शन रन होगी तो ये अनकंडीशनल जंप है। इस जंप ने होना ही होना है, चाहे ऊपर कुछ भी हो। तो ये क्या होगा, ये जंप कर जाएगा इस सेक्शन के ऊपर और हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और ये अनकंडीशनली हमारे इस सेक्शन के ऊपर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जंप को हम कहते हैं अनकंडीशनल जंप। और इसका सिंटैक्स क्या है, JMP का कीवर्ड और देन किस सेक्शन के ऊपर आपने जंप करना है उस सेक्शन का नाम, जिसको आप टारगेट भी कह सकते हैं, डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं। तो JMP और आपका टारगेट, राइट। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है, ये बार बार इसको इस सेक्शन के ऊपर जंप करता रहेगा क्योंकि इसने एक सेक्शन बनाया, लोड इफेक्टिव एड्रेस DX के अंदर मूव करवाया, जो भी उसका वेरिएबल था वो इसको प्रिंट करवाया और इंटरप्ट भेज 21H। जैसे ही इस स्टेटमेंट के ऊपर आया ये वापस जंप कर गया स्टार्ट के ऊपर, इसने दोबारा मैसेज प्रिंट करवाया, दोबारा यहाँ पे आया, दोबारा स्टार्ट के ऊपर। तो ये इनडेफिनेट टाइम्स ये प्रोग्राम या ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये स्टॉप कभी भी नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट produced an endless loop with messages being written on the screen, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड एंडलेस टाइम्स ये वाली जो आपका कोड है ये मैसेजेस को प्रिंट करवाएगा। फिर आपके पास आता है कंडीशनल जंप। कंडीशनल जंप से पहले आप हमेशा यूज़ करते हैं CMP की कमांड, कंपेयर की कमांड।
कंपेयर की कमांड के बेस पे हमारा जो कंडीशनल जंप है वो रन होता है। द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट अ जंप ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस कंपेयर इंस्ट्रक्शन। जो हम प्रीवियसली कंपेयर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसकी बेस पे आपका कंडीशनल जंप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जिसका फॉर्मेट क्या है, हमारे पास आ जाता है कौन सा जंप करना है और फिर किस सेक्शन के ऊपर करना है। अब यहाँ पे जंप्स जो हैं वो डिफरेंट तरह के हैं। उसमें है जे ए जंप इफ अबव। अगर हमारे पास कंपेयर के लिए कंपेयर के बाद जो डेस्टिनेशन और सोर्स में से जो डेस्टिनेशन है वो सोर्स से बड़ा है तो हमारे पास जंप ए भी हो सकता है। जंप अबव इक्वल भी हो सकता है, जंप बिलो हो सकता है, जंप बिलो इक्वल हो सकता है, जंप इक्वल हो सकता है और जंप नॉट इक्वल हो सकता है। इसके अलावा जंप ग्रेटर है, जंप ग्रेटर इक्वल है, जंप लेस इक्वल है। ये भी जंप्स हमारे पास हम ये भी जंप्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी हमने पिछले लैब में कवर किया हुआ है। कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप्स हमने पढ़े हुए हैं, लूप्स हमने पढ़े हुए हैं और लूप्स में हमारे पास ये अनकंडीशनल जंप होता है और कंपेयर की इंस्ट्रक्शन भी हमने की भी है पहले, तो इसका कोड मैं आपको इस लैब में नहीं करवा रहा। अब आ जाते हैं टास्क के ऊपर। आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं। एक ये है कि आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर में से आपने मैक्सिमम नंबर को फाइंड करना है इफ एल्स यूज़ करके। फिर आपने प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है तीन नंबर्स में से। इसके लिए आप या तो लैडर इफ एल्स यूज़ कर लें जो कि आपकी टिपिकल इफ एल्स है, या फिर अगर आप नेस्टेड इफ एल्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आप चेक करेंगे कि नंबर इवन है या ऑड है। फिर आप चेक करेंगे कि जो यूज़र एंटर करेगा ईयर वो लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर कौन सा ईयर होता है, जो 4 पे इक्वली डिवाइड हो जाए। जैसे 2020 इज द लीप ईयर, तो लीप ईयर में हमारे पास 2020 कैन बी डिवाइडेड बाय द डिजिट 4, तो वो आपके पास लीप ईयर होगा। फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम यूज़र से एक नंबर एंटर करवाएंगे, वो उसकी लिमिट होगी 1 से 7 तक। और फिर जो भी यूज़र अपनी इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंगली आपने वीक डे का नाम प्रिंट करना है। हम कह देते हैं कि मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। दैट मीन्स अगर यूज़र 1 एंटर करते हैं तो दैट मीन्स उसको प्रिंट हुआ हुआ आ जाए उसके लिए मंडे। फिर अगर वो 2 एंटर करता है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे। तो इस तरह से उसके इनपुट के अकॉर्डिंगली आपने वीक डेज को प्रिंट करवाने। फिर यहाँ पे आपने बिल कैलकुलेशन का एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या होगा कि यूज़र अपना जो यूनिट है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स, वो एंटर करेगा और उन नंबर ऑफ़ यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आपने उसका बिल कैलकुलेट करना है। अगर तो उसके जो यूनिट्स हैं वो सपोज 15 है तो उसने एंटर किए हैं 15, तो जो फर्स्ट 5 यूनिट्स हैं उनके लिए पर यूनिट प्राइस है 0.50। फर्स्ट 10 यूनिट्स यानी कि 6 से लेके 10 तक जो यूनिट्स हैं उनकी प्राइस होगी 0 से लेके 75, और 11 से लेके 15 तक जो यूनिट्स हैं उनकी प्राइस होगी 1.20। तो आपने इसको ऐड करवा लेना है जो भी आपके पास आंसर आता है, और फिर उसमें एडिशनली सरचार्ज डालना है 20% ऑफ टोटल बिल। तो यहाँ पे आपका जो भी टोटल बिल आएगा उसका 20% लेके वो भी आपने बिल में ऐड करना है, और जो भी आपके पास सम आ रहा होगा उसको आप शो करवाएंगे। अगर तो वो सम ग्रेटर देन 10 बन रहा हो तो आप क्या करोगे, ये जो प्राइसेस हैं इनको बेशक कम कर सकते हैं
एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन हमारे पास ये तीनों कंडीशंस परफॉर्म हो, आपके पास टोटल बिल बने और उस टोटल बिल में आप 20% भी ऐड करवाएंगे और उसके बाद फिर आपका जो फाइनल बिल है वो शो होना चाहिए। फिर आपने परफॉर्म करना है सॉरी ये वाला फंक्शन और एंड पे आपने ये वाला इफ़ एल्स जो है ये भी परफॉर्म करना है और ये इफ़ एल्स आपका इम्प्लीमेंट होगा यूजिंग कंडीशनल जंप्स। तो ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि कंडीशनल जंप्स आप लगाएंगे इस इफ एल्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब मॉड कैसे होगा ये मैं आपको बताना भूल गया। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन पे होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ ठीक है, तो क्या होता है जी, इस स्टेटमेंट पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं बी एल ए एल के साथ। बी एल जो है वो ए एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारे पास आंसर आ जाता है जो भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा। जैसे कि इस केस में हमारे पास आएगा 99। ठीक है, तो जब हम ए एम का फंक्शन कॉल करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास जो ए एच आता है, ए एच जो हमारे पास आता है वो कैसे आता है, ए एम को हम कहते हैं एडजस्ट ए एक्स आफ्टर मल्टीप्लाई, लेकिन इससे पहले आता है बी सी डी जो बाइनरी के लिहाज से उसको एडजस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को बाइनरी के लिहाज से। ठीक है, तो ए एच में हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा आंसर जो भी आ रहा है, जैसे कि इस केस में हमारे पास 99 आंसर आ रहा है और उसको डिवाइड करेंगे 10 पे, क्योंकि बाइनरी के लिहाज से एडजस्ट हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर रहे हैं किस पे, 10 पे। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास आएगा ए एच के अंदर। तो इसका क्या आंसर है 9.9, तो उसका जो हमारे पास, चलें अगर हम इसका मॉडुलस ले लें तो क्या होगा आंसर, तो भी 9 आएगा। तो मैं इसको कहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आए, 9 इंटू 9 81। 81 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास एक आएगा कोशेंट और एक आएगा रिमाइंडर। तो बी सी डी में सॉरी ए एम में सबसे पहले ए एच के अंदर आता है, ये परफॉर्म होकर इसका जो भी क्वेश्चन आता है वो ए एच के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ए एल के अंदर आपका क्या आता है, ए एच इक्वल्स टू दिस, और ए एल में क्या आएगा 81 मॉडुलस 10। 81 का मॉडुलस जब हम 10 के साथ लेंगे तो उसका जो भी आंसर होगा वो ए एल में आएगा। ए एच में क्या आएगा, जब हम दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे और इस डिवीजन के बाद जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा वो ए एच में आ जाएगा। और ए एल में क्या आएगा, इन दोनों का मॉडुलस, इसका मॉडुलस आएगा 1, तो वो हमारे पास ए एल में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे टास्क में मॉडुलस का ऑपरेशन भी है। तो आप क्या करेंगे, एक्स की पावर लेंगे 3 टाइम्स प्लस 4 उसमें ऐड करवाएंगे, फिर उसका मॉडुलस लेंगे y के साथ। तो मॉडुलस कैसे होगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, जो भी वो आपने जिस भी वेरिएबल में सेव करवाया हुआ होगा उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे y के साथ और फिर
AH में हमारे पास आ जाएगा कोशेंट, AL में हमारे पास आ जाएगा सॉरी AL में हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस। तो AL का जो भी आंसर होगा वो आप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपके 8 टास्क हैं, ये आपने परफॉर्म करने हैं। और लैब रिपोर्ट्स पिछली लैब की भी रहती है और इसकी भी रहती है, तो ये आप मुझे सबमिट करवाएंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि फाइनल्स का है। तो सॉरी, नेक्स्ट वीक फाइनल्स का नहीं है, तो उसके ऊपर मैं आपका बर्डन नहीं डाल रहा, क्योंकि उससे नेक्स्ट वीक में आपका फाइनल्स हैं। तो जो फाइनल वाला वीक है उससे नेक्स्ट वीक में हमारे पास 3 लैब रिपोर्ट्स होंगी जो आपने सबमिट करवानी होंगी। एक प्रीवियस वीक की, एक ये वाली, और एक जो हम नेक्स्ट वीक में करेंगे वो वाली। तो आपने मुझे ये तीनों लैब रिपोर्ट्स सबमिट करवानी है। कब? नेक्स्ट वीक में प्रिपरेशन है, इस वीक में आपके फाइनल्स हैं 8 जून से लेके, सॉरी मिड टर्म्स हैं 8 जून से लेके 12 जून तक। तो मिड टर्म्स के बाद वाला जो वीक है 15 से लेके 19 तक, तो 19 जून तक आपने मुझे 3 लैब रिपोर्ट्स जमा करवानी है, लैब 5, 6 और 7 की, ठीक है। तो ये आपने मुझे जमा करवानी है। अगर इस लैब में कोई भी आपका मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी क्यूरी है उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।